नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दा आज एक बार फिर आपके बीच लेकर आई हूं। क्या नेपाल में अब घुसपैठियों की खैर नहीं है? क्या नेपाल में अब घर घर से चुन चुन कर घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा? क्या नेपाल में जनता जागरूक हो चुकी है और यही वजह है कि नेपाल में अब जनता एनआरसी की तस्वीर सामने आएगी? दरअसल नेपाल की बात इसलिए होना जरूरी हो जाता है क्योंकि नेपाल आज एक ऐसे निर्णायक चौराहे पर खड़ा है जहां एक और सदियों पुरानी हिंदू पहचान, जिस पर संकट उस वक्त गहराया जब इसी हिंदू राष्ट्र पर, दुनिया के इकलौते हिंदू राष्ट्र पर धर्मनिरपेक्षता थोप दी गई। और आज की तारीख में खुली सीमाओं की अराजकता, तंत्र की चुप्पी और अवैध घुसपैठ ने भी इसी नेपाल को अपने काले साए में ले लिया है। वो नेपाल जो कभी सभ्यता, संस्कृति और आस्था का मजबूत गढ़ माना जाता था, जो राजनीतिक अस्थिरता के बाद अपनी जड़ों की तरफ लौटने की कोशिश कर रहा था, आज उसी नेपाल के माथे पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है और वो खतरा है घुसपैठ का। क्योंकि सीमा का टूटता अनुशासन और तेजी से बदलती डेमोग्राफी नेपाल की इस संकट की तरफ इशारा कर रही है। हमारे सामने कुछ रिपोर्ट सामने आई। नेपाल की खुली सीमा पर कैसे पैसों के बदले घुसपैठ, रोहिंग्या मुसलमानों का अंदर घुसना, ये घुसपैठ करना, इसका धंधा, गोरख धंधा खुलेआम चल रहा है। ये लोग कभी बहुरूपिया बन जाते हैं, कभी भीख मांगने वाले का वेश धारण कर लेते हैं और नेपाल में घुसकर डेमोग्राफी पर बड़ा असर डालते हैं। फर्जी दस्तावेजों के सहारे अपने आप को नेपाल का जनता, नेपाल का वासी बताते हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि तंत्र क्यों चुप रहता है? सरकार क्यों चुप रहती है? क्यों बेखबर रहती है इन तस्वीरों से? लेकिन अब ये सब कुछ समझ चुकी है नेपाल की जनता और यही वजह है कि अब नेपाल के जेनजी इस बात को समझते हुए घुसपैठियों की पहचान करने के लिए खुद ही सड़क पर उतर चले हैं। यही आज नेपाल के कई जिलों में जहां जनसंख्या संतुलन तेजी से बदल गया है, वहां पर जेनजी उतरे और साफ तौर पर इन युवा पीढ़ियों ने यह ठान लिया है कि वो किसी भी हाल में नेपाल के अस्तित्व पर इन घुसपैठियों की वजह से खतरा नहीं होने देंगे। और यही वजह है कि नेपाल के युवा सड़क पर हैं, अखबार इन्हें एक्सपोज कर रहे हैं, लोग खुद दस्तावेज मांग रहे हैं, संगठन नेपाल सरकार से कड़े एक्शन की मांग कर रहा है। लेकिन यह जागरण यूं ही नहीं आया है। सुदर्शन न्यूज ने इस खतरे की चेतावनी सबसे पहले दी थी भारत के अंदर, महाराष्ट्र में जनता एनआरसी को जन जन तक पहुंचा के, जब जनता खुद जागी थी। और वैसे ही आज नेपाल में भी अवैध घुसपैठ के खिलाफ जनता खड़ी हो रही है, अपनी पहचान के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने सामाजिक संतुलन की रक्षा के लिए। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो आंदोलन शुरू हुआ है कुछ हिस्सों में, क्या ये नेपाल के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनने वाला है? क्या सबसे, और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि नेपाल की जनता, जिसने जनता एनआरसी को चुना है, वो नेपाल के उस हिंदू राष्ट्र की पहचान को दोबारा वापस लेकर आएगी? ये तमाम सवाल होंगे आज रण क्षेत्र में, जिनका जवाब देने के लिए आज के विशेष अतिथि कुछ देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। कराऊंगी उनसे आपका परिचय, लेकिन सबसे पहले आंख खोलती हमारी आज की ये टीजर रिपोर्ट। नेपाल आज एक चौराहे पर खड़ा है। एक ओर सनातन पहचान, सदियों पुरानी संस्कृति, हिंदू राष्ट्र की पुकार, और दूसरी ओर खुली सीमा की अराजकता, तंत्र की चुप्पी और अवैध घुसपैठ का गहराता साया। वो नेपाल जो दशकों तक सनातन परंपराओं का गर्व रहा, जो वर्षों तक वामपंथी साजिशों के उथल पुथल के बाद अब फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है, जो अब हिंदू राष्ट्र की पहचान को पुनः प्राप्त करने के लिए एक बार फिर नए सिरे से आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसी निर्णायक घड़ी में एक ऐसा संकट फिर से उठता दिख रहा है जिसे अनदेखा करना अब संभव नहीं है। और नेपाल में वो संकट है अवैध घुसपैठ का, बदलती डेमोग्राफी का,
बढ़ती मुस्लिम आबादी का और घटती हिंदू जनसंख्या का। जी हाँ, नेपाल की खुली सीमाओं पर पैसों के बदले अंधाधुंध घुसपैठ जारी है। घुसपैठिए बहरूपिया बनकर, भिखारी बनकर और फर्जी दस्तावेजों के सहारे सीमा लांघते हैं। नेपाल का सत्ता तंत्र राजनीति में व्यस्त रहता है। नेपाल के एक प्रमुख समाचार पत्र ने इस बात का खुलासा किया है कि सीमाओं से पैसे के बदले घुसपैठियों को प्रवेश करवाया जा रहा है और यही आज हिंदू देश नेपाल में बदलती डेमोग्राफी का सबसे बड़ा कारण है। आज नेपाल के रौथट में मुस्लिम आबादी 22.55% हो गई है। नेपाल के पर्सा में मुस्लिम आबादी बढ़कर 17.80% हो गई है। नेपाल के 12 जिले में 14.71% मुस्लिम आबादी है। नेपाल के महोत्तरी में 15.55% की मुस्लिम जनसंख्या हो गई है। वहीं नेपाल के सुनसरी में मुस्लिम आबादी बढ़कर 12.34% पर पहुंच गई है। नेपाल के मध्य प्रांत में सबसे ज्यादा मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। इसका नतीजा ये है कि नेपाल के इन तमाम मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में असामाजिक गतिविधियां बढ़ी हैं। हिंदू राष्ट्र नेपाल आज अवैध घुसपैठ की मार झेल रहा है, जिसे सुदर्शन न्यूज पहले से ही अवगत कराता चला आया है। दरअसल सुदर्शन न्यूज ने बहुत पहले ही इस खतरे की ओर इशारा कर दिया था, जिसका नतीजा ये निकला कि नेपाल में अवैध घुसपैठ पर सालों से सोती आई नेपाल की जनता, नेपाल के युवा और नेपाल का मीडिया अब इस संकट के खिलाफ जाग उठा है। मीडिया अखबारों में अवैध घुसपैठ को एक्सपोज कर रही है। जागरूक जनता घुसपैठियों से दस्तावेज मांग रही है। जनजी युवा जिला प्रशासन के दरवाजे खटखटाने लगे हैं। विश्व हिंदू परिषद और कई हिंदू संगठन नेपाल सरकार से घुसपैठ रोकने के लिए कड़े एक्शन की मांग कर रहे हैं। आज नेपाल उसी राह पर चल पड़ा है जैसा कभी महाराष्ट्र में देखने को मिला था, जब सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी के आह्वान पर स्वयं आम जनता ने घुसपैठ के खिलाफ जागरूक होकर एनआरसी का हल्ला बोला था। लोगों ने खुद जमीनी स्तर पर उतरकर घुसपैठियों की जांच शुरू कर दी थी। संदिग्ध लोगों के पहचान पत्र चेक किए गए। आज सुदर्शन न्यूज की उसी मुहिम का असर नेपाल में जनता एनआरसी के रूप में दिख रहा है। नेपाल भी जनसांख्यिकी बदलाव की साजिश को रोकने के लिए वही मॉडल अपनाता नजर आ रहा है। डेस्क रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो नेपाल में भी हमारी अभियान का असर नजर आ रहा है, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि अगर घुसपैठिए रहेंगे तो उनका हक, उनका अधिकार सब कुछ छिनेगा और इसीलिए जरूरी है अपनी पहचान बचाना और इस पहचान के लिए जरूरी है घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर खदेड़ना। इस विषय पर मैंने सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी से भी बात की। उनका क्या कुछ कहना है आप भी सुनिए। नेपाल में बढ़ते घुसपैठ को लेकर अब केवल सरकार और प्रशासन ही नहीं बल्कि वहां की जनता भी जागरूक हो चुकी है और इसका सीधा अगर प्रमाण देखा जाए तो हमने यानी सुदर्शन न्यूज और सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने महाराष्ट्र में जो आवाज बुलंद की थी जनता एनआरसी की, ठीक उसी तर्ज पर नेपाल में भी वही जनता एनआरसी प्रारंभ हो रहा है। और इसी पर हमारे साथ धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी इस वक्त उपस्थित हैं। और सर, हमने जनता एनआरसी महाराष्ट्र में चलाई और अब नेपाल में तो शुरुआत की थी, केवल महाराष्ट्र के लिए नहीं था। हमने कहा कि सरकार लाएगी तो एनआरसी रहेगी और जनता लाएगी तो जनता एनआरसी रहेगी। जो आंदोलन हमने महाराष्ट्र में चालू किया वो महाराष्ट्र में पूरा होने के पहले ही खुद प्रधानमंत्री ने झारखंड में इस विषय पर बोला, गृह मंत्री ने बोला, नेपाल में अब ये मुद्दा उठ रहा है। इसके पहले बिहार चुनाव का ये मुख्य मुद्दा रहा। अरुणाचल में कुछ बच्चे ये कर रहे हैं, मैंने उनसे भी बात की, मैंने नेपाल के भी उन लोगों से बात की। तो जो नेपाल में जनता एनआरसी आंदोलन इस समय चला रहे, घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात कर रहे हैं, ये हर नेपाली का अधिकार है और उनका इस अधिकार के समर्थन में मैं सुरेश चौहान की और जनता एनआरसी की पूरी टीम आपके साथ है। साम दाम दंड भेद के साथ, तन मन धन के साथ मैं आपको पूरा समर्थन दे रहा हूं। नेपाल से हर एक घुसपैठियों को बाहर निकालिए, संघर्ष करिए। सुदर्शन और हम पूरी जनता एनआरसी टीम आपके साथ है।
तो ये संकल्प, ये प्रण केवल भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल के लोगों को भी लेने की जरूरत है। तो ये संकल्प, ये प्रण नेपाल के बच्चे बच्चे ने ले लिया है कि नेपाल को घुसपैठियों से बचाना है। और आइए इसी पर ही बात करने के लिए हमारे साथ भारत और नेपाल दोनों से ही अतिथियों का एक पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ महेश अग्रवाल जी हैं जो नेपाल मामलों के जानकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है महेश जी। देवेश झा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वीएचपी से संबंध रखते हैं और लगातार हिंदुओं की आवाज बनकर उठते रहे हैं। देवेश जी स्वागत है आपका भी बहुत बहुत। साथ ही साथ हमारे साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं विंग कमांडर पुष्कर द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय हिंद सर, बहुत स्वागत। और सुबोध मेरे सहयोगी इस वक्त सीधे नेपाल से जुड़ रहे हैं, सुबोध के पास भी हम चलेंगे। चलिए, शायद सुबोध से ही मैं शुरू करना चाह रही थी लेकिन अभी सुबोध से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन सबसे पहले महेश जी, अभी ज्यादा दिन नहीं बीते, 15-20 दिन पहले हमने एक बहुत अच्छी डिबेट की थी जिसका एक बड़ा इंपैक्ट भी हमने देखा था कि वहां पर किस तरीके से संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ हैं, विदेश मामलों के जानकार। संजीव जी स्वागत है आपका। और शुरुआत महेश जी से ही कर रही हूँ महेश जी, और उस वक्त भी आपने कहा था कि देखिए केवल हिंदू राष्ट्र कह देने से काम नहीं चलने वाला, हिंदू राष्ट्र की अस्मिता अगर बचानी है, उसे अगर सही मायने में प्राप्त करना है तो फिर आवाज बुलंद करनी होगी उस बदलती डेमोग्राफी के खिलाफ जो नेपाल की असली पहचान पर सबसे बड़ा संकट है। और देखिए शुरुआत हो गई, सरकार जागे ना जागे, तंत्र जागे ना जागे, जनता जाग चुकी है। महेश जी, अभी जनता को जागना बाकी है। मैंने पिछले डिबेट में कहा था कि नेपाल को एक सुनियोजित ढंग से इस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है कि भारत का एक और विभाजन आने वाले 10-20 वर्षों में हो जाए। बांग्लादेश को नेपाल से जोड़ के एक नए इस्लामिक राष्ट्र के गठन की चर्चा में बात है, उसका नाम भी इन लोगों ने दे दिया है बंग नेपाल। प्रश्न ये उठता है कि अभी जेएनजे आंदोलन जो वहां हुआ उनसे एक गलती हुई। उस जेएनजे आंदोलन में इनको एक डिमांड रखनी थी कि एक नेपाल में जनमत संग्रह हो, जो कि पूछा जाए, जनता से ये पूछा जाए कि आप हिंदू राष्ट्र के पक्ष में हैं या नहीं। दूसरा कि जो वहां का संविधान 2007-8 में लागू किया गया, उस संविधान में और किसी परिवर्तन की आवश्यकता है कि नहीं, ये वहां की जनता को, जेएनजे ग्रुप के लोगों को ये डिमांड करनी चाहिए कि किसी तरह भी नेपाल को हिंदू राष्ट्र अगर नहीं बचा पाया, हिंदू राष्ट्र फिर उसको स्थापित नहीं किया गया, तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये मैं अपनी बात को फिर पुनरावृत्ति और दोबारा मैं कह रहा हूं। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी था और यही वजह है कि देखिए हमारे सामने इस वक्त वो विजुअल्स भी चल रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से जो नेपाल की जनता है, जब नेपाल की जनता ने इस बात को समझा कि नेपाल के अपने असली मूल, उसके अस्तित्व पर संकट गहरा रहा है क्योंकि ये रोहिंग्या मुसलमान वहां पहुंच रहे हैं, वहां किस तरह से घुसपैठियों ने अपना गढ़ बना लिया, जो खासतौर से बॉर्डर एरियाज है, वहां की पूरी डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। धीरे धीरे हिंदू राष्ट्र जो नेपाल हुआ करता था, पहले 2008 के धर्मनिरपेक्षता ने उससे उसका वो अस्तित्व छीना और अब ये बढ़ते घुसपैठिए, ये रोहिंग्या मुसलमान, और इसीलिए नेपाल की जनता जागती है और खुद नेपाल की जनता ही कह रही है जरा दिखाओ तो अपनी पहचान, दिखाओ अपना कार्ड जो ये साबित करे कि तुम नेपाल की धरती के हो। हमारे साथ देवेश जी भी जुड़े हुए हैं। देवेश जी देखिए, एक बात तो तय थी कि ये जब वीडियो सामने आया है, ये बहुत कुछ कह रहा है, ये वीडियो अपने आप में ये मैसेज दे रहा है कि जनता बहुत कुछ समझने लगी है। केवल आप ये देखें कि एक राजनीतिक परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन में कुछ खास मांग थी, लेकिन उन मांगों से ऊपर होती है किसी राष्ट्र की संप्रभुता, उसकी सार्वभौमिकता। नेपाल में जनता ये जान चुकी है और शायद यही वजह है कि खुद ही आगे निकलकर अब जनता एनआरसी की तरफ मुड़ चुकी है। घुसपैठियों को चुन कर चुना जा रहा है, हर घर से ढूंढा जा रहा है। देखिए, यहाँ ये घुसपैठ जो है, खास करके रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का घुसपैठ, ये 2012 से ही शुरू हो गया था और इसको यूएनएचसीआर का प्रोटेक्शन है। उन्होंने शरणार्थी शिविर बना रखे हैं, काठमांडू में ही है, और एक अनुमान के मुताबिक तो अभी काठमांडू में 2 लाख मुसलमान होंगे। तो ये जो भी कुछ किया जा रहा है, जरा आप सोच सकते हैं कि एक अल्प विकसित राष्ट्र जिसके लोग स्वयं वैदेशिक रोजगार के भरोसे अपनी जिंदगी चला रहे हैं, जहां आपको रेमिटेंस से जहां सरकार का बजट चल रहा हो, वो शरणार्थियों को कैसे पाल सकता है? हम अपना ही खर्च नहीं चला पा रहे हैं, तो ये यूएनएचसीआर के थ्रू यहाँ पर एक बहुत देवेश जी, सबसे बड़ी बात तो ये है
कि यूएनएचआरसी को ये देखना चाहिए कि शरणार्थी और घुसपैठियों में बहुत बड़ा अंतर होता है, लेकिन यहाँ पर तो घुसपैठियों को ही शरणार्थी बता दिया जाता है और फिर उनकी ह्यूमन राइट्स को लेकर बात शुरू हो जाती है। वही मैं भी कह रहा था कि 2012 से ही ये खेल शुरू हुआ और आज तक आते आते स्थिति ये है कि ये रोहिंग्या शरणार्थी जो है वो इतनी अच्छी नेपाली बोलते हैं कि आपको समझना मुश्किल होगा कि नेपाली है कि नहीं। हमारे पास ऐसे वीडियो हैं जिसमें उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि हम बांग्लादेशी हैं, हम रोहिंग्या हैं, म्यांमार से आए हैं, और वो नेपाली में बोल रहे हैं। और कईयों को तो यहाँ की नागरिकता भी दी जा चुकी है। ये बेहद खतरनाक है। आप दक्षिण हमारा जो तराई है उसकी स्थिति देखिए। आपने कुछ डाटा दिया, उसमें आपको कपिलवस्तु छूट गया है, जिसमें लगभग 25% से ऊपर मुसलमान हो चुके हैं। आज के डेट में कपिलवस्तु की स्थिति ये है कि वो लुम्बिनी जो गौतम बुद्ध का जन्मस्थल है, वहां पर नगरपालिका जो है उसमें कोई मुस्लिम उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकता है, दूसरे नहीं लड़ सकते, चाहे किसी भी पार्टी के हो। ये बहरामपुर वाली स्थिति वहां हो चुकी है। तो ये बेहद गंभीर है। लोग जग रहे हैं, लोगों को जगाया भी जा रहा है, समझाने की कोशिश हो रही है। कुछ पड़ताल शुरू हुआ है कई जगह पर, कई हिंदू संगठन इसके विरुद्ध में अब आ गए हैं। और अच्छी बात यह है कि स्वयं प्रधानमंत्री भी इस विषयों को थोड़ा सा समझ रही हैं, थोड़ा सा। लेकिन यहाँ अभी अब ये चुनावी सरकार होने के कारण बहुत कुछ उनके पास करने के लिए है नहीं। तो जो कुछ भी है वो हमें जन स्तर से ही करना होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिल्कुल, जन स्तर से बहुत कुछ बदलाव लाया जा सकता है और शायद यही वजह है कि जनता जाग रही है। हमारे साथ विंग कमांडर पुष्कर द्विवेदी जी भी हैं, संजीव श्रीवास्तव जी भी हैं। आप दोनों के पास आऊं उससे पहले क्योंकि सुबोध हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुबोध कुमार जो हमारे संवाददाता हैं। सुबोध, जरा जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि आपने ये ग्राउंड रिपोर्ट हमें भेजी और ये वाकई आंख खोलने वाली रिपोर्ट है। ये बता रही है कि देखिए, एक तरफ आंदोलन चल रहा है, बदलाव की मांग हो रही है, लेकिन इस बदलाव में लोग सजग हो रहे हैं कि घुसपैठियों को बाहर खदेड़ना है। उनकी पहचान खुद अब जनता बाहर निकल कर रही है। वो कौन कौन से हिस्से हैं जहां पर सबसे ज्यादा घुसपैठ हुई है? सुबोध जी। बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरह से रोहिंग्या और घुसपैठियों के मामला हम लोग लगातार दिखाते आ रहे हैं कई दिनों से, उसमें अब वहां के कांतिपुर पोस्ट के द्वारा भी अब प्रमाणित कर दिया गया कि रोहिंग्या मुसलमान जो है अवैध तरीके से घुसपैठ भी कर रहे हैं और 35 से 36 हजार रुपया दे के भी वो घुसपैठ कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें कि अब जेएनजे के युवा वर्ग भी कल दिन में जिला प्रशासन परसा को सीडीओ ऑफिस में जाके अपना ज्ञापन भी दिए हैं और उनका भी मांग है कि जो अवैध घुसपैठिया हमारे नेपाल में आ रहे हैं, हम लोग खुद अपना धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए गृह युद्ध की तरह लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें अब ये बहुत बड़ा षड्यंत्र का हमारा देश शिकार होते जा रहा है। म्यांमार से, बांग्लादेश से अवैध घुसपैठिए घुस के नेपाल को बर्बाद करना चाहते हैं। इस पे बहुत जल्दी रोक लगाने की जरूरत है, ठोस कदम उठाने की जरूरत है। इसमें फिर विश्व हिंदू परिषद नेपाल के द्वारा गृह मंत्रालय को भी जाके ज्ञापन दिया गया है। ये अपना सुदर्शन का खबर का असर पूरे नेपाल में अब दिख रहा है कि ये गृह युद्ध इस तरह नेपाल में चल रहा है। दूसरी तरफ ये षड्यंत्र कर घुसपैठिया नेपाल में घुस रहे हैं। इस पे ठोस कार्रवाई की जरूरत है और बहुत जल्दी ठोस कार्रवाई की जरूरत है। और यहाँ पर एक आंकड़े जरा अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ। नेपाल के कई जिले, इसमें अगर मैं गलत होंगी तो हमारे साथ देवेश जी भी हैं, महेश जी भी हैं, बाकी सारे हमारे अतिथि हैं, जरा मुझे करेक्ट भी कर दीजिएगा। लेकिन मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार मोरंग, झापा, सुनसरी, कपिलवस्तु, रूपंदेही, बांके, कैलाली, इनमें से 10 सालों के अंदर ही पॉपुलेशन की जो बढ़ोतरी हुई, डेमोग्राफी चेंज हुआ, 22% तक यहां पर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये 2-4%, 3% की बढ़ोतरी नहीं, 22% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और जो नेपाल का केंद्रीय सांख्यिकी विभाग है उसके आंकड़े ये बता रहे हैं कि 2011 से 2021 के बीच कई ऐसे जिले हैं जहां से आने वाले, वो प्रवासी लिख रहे हैं लेकिन हम उन्हें घुसपैठिए कहेंगे, घुसपैठियों की संख्या सीधे 9 से 10% बढ़ गई है। तो ये जो परसेंटेज है सीधे तौर पर, मैं अभी पुष्कर जी आपके पास आ रही हूँ, ये परसेंटेज देखिए, आंकड़े जो होते हैं वो आंकड़ों का की गणित में राजनीति फंसती है, लेकिन यही आंकड़े आंख भी खोलते हैं।
नेपाल में घुसपैठ और इस घुसपैठ का सीधा असर भारत पर भी पड़ता है। भारत में किस तरह से अवैध गतिविधियां, भारत में किस तरीके से भारत विरोधी गतिविधियां नेपाल से बैठकर उसकी पूरी रूपरेखा लिखी गई, ये सब कुछ बीते कुछ महीनों से लगातार हम ऐसी खबरें देख रहे हैं। तो अब जब ये तस्वीर सामने आ रही है कि वहां की जनता जाग रही है, तो क्या आप मानते हैं कि वाकई फिर रीढ़ टूटेगी घुसपैठियों की और वो एक भारत के लिए भी एक अच्छी तस्वीर होगी? जी, मैंने पहले भी कहा है कि इस तरह के जितने भी प्रक्रम होते हैं वो ऑर्गेनिक नहीं होते हैं, अपने आप नहीं होते हैं, ये डिजाइंड होते हैं। ये डिजाइन करके इस तरह की इन्फिल्ट्रेशन कराई जाती है। और नेपाल जिसका सामरिक स्थिति, जियोपॉलिटिकल स्थिति ऐसी है कि वो एक तरीके से आप अगर उसको देखें, हम मुगलों ने और अंग्रेजों ने जैसे सामरिक और जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट एरियाज में अपनी आरामगाह, अपना सब कुछ वहीं स्थापित करके आगे आगे वो बढ़ते गए अपने उपनिवेशवाद में, तो वैसे ही नेपाल को अब चाइना, पाकिस्तान और अमेरिका तीनों इसको यूज करना चाहते हैं। इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज लगी हुई हैं, बहुत सालों से लगी हुई हैं। आईएसआई तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी है वहां पर। चाइना के साथ हाथ मिला करके आईएसआई और चाइना मिलकर के चाहते हैं कि इंफिल्ट्रेशन हो, कि वहां की डेमोग्राफी बदले, जो कि बदल रही। जैसे आपने आंकड़े दिए, आंकड़े इससे 10% और भी ज्यादा होंगे, क्योंकि ये अनुभव से हम जानते हैं कि जितना डिक्लेरेशन होता है उससे कहीं ज्यादा के आंकड़े होते हैं। तो आंकड़े जब बदले जाएंगे, डेमोग्राफी बदली जाएगी, लोगों की निष्ठा उस देश के प्रति नहीं है, वहां पे देशभक्ति नहीं है उन लोगों की, उस देश की संस्कृति, धर्म के प्रति निष्ठा नहीं है, तो वहां पर फिर अपने इंटेलिजेंस ऑप्स और अपने कोवर्ट ऑप्स ऑपरेशंस करना बहुत आसान हो जाता है। तो ये प्लान्ड तरीके से कराया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि नेपाल की लगभग 600 किलोमीटर की सेना से, जो 600 किलोमीटर की जो बॉर्डर है, वो बॉर्डर यूपी के साथ लगता है। और यूपी में जो एक लहर चल रही है हिंदुत्व की, और योगी जी के निर्देश में, उनके नेतृत्व में जिस प्रकार हिंदुत्ववादी ताकतें आगे बढ़ी हैं, उसका प्रभाव वहां के जनजी में पड़ रहा है। मैं आपको बताऊं, जनजी आंदोलन के बाद भी और अभी भी हमारी कल की सेना की नेपाल विंग इन्वॉल्व है इसमें, सरकार से बात करने में। तो वहां के यूथ हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, वो चाहते हैं कि राजशाही फिर से आए, वो चाहते हैं हिंदू संस्कृति, सभ्यता, धर्म आगे आए। और ये अच्छी बात है, और मुझे लगता है ये हमारे लिए पॉजिटिव बात है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को और इन्वॉल्वमेंट करके, हमारी गवर्नमेंट को डिप्लोमेटिक इन्वॉल्वमेंट करके उनको और बल देना चाहिए, और इसको अभी रोक देना चाहिए। इस पर जरूर काम करना चाहिए। संजीव जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि बहुत बार ये कहा जाता है कि डिप्लोमेसी में भी कुछ मर्यादाएं होती हैं, लेकिन जब वो मर्यादा अपनी ही हमारी देश की संप्रभुता के लिए अगर खतरा बन जाए, तो फिर डिप्लोमेसी को भी ऑफेंसिव होना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि जो खुली सीमाएं हैं वो न केवल नेपाल जैसे हिंदू राष्ट्र की रीढ़ तोड़ रही है, बल्कि वो भारत जैसे हिंदू राष्ट्र की भी के लिए भी सबसे बड़ा खतरा बन रही है। इसलिए अब डिप्लोमेसी में भी डिफेंसिव नहीं, ऑफेंसिव होने की जरूरत है। संजीव जी, जो रेडिकल इस्लामिस्ट, अतिवादी, आतंकपरस्त जो ताकतें हैं, वो नेपाल को भी लगातार वहां पर साजिशें रच रही हैं। अभी कपिल वस्तु का जिक्र देवेश जी ने किया। मैं स्वयं उस क्षेत्र में एक सेमिनार में गया था, और मुझे इंडिया नेपाल संबंधों के ऊपर ही एक व्याख्यान देना था। तो उस दौरान मैं उस पूरे क्षेत्र पे, बॉर्डर पे भी गया, और मुझे जो जानकारी वहां के लोगों ने दी कि वहां पर तेज गति से वहां पर जो मस्जिदों, मदरसों इत्यादि की जो संख्या है वो बढ़ी है। और अनेक तरीके का जो, अगर आप डेटा, जैसा कि आपने लावनी जी स्वयं जिक्र किया, कि वहां पर अनेक जिलों में जो ये जो आबादी है, जो मुस्लिम आबादी, वहां पर तेज गति से बढ़ी है। और जाहिर है कि उसमें शरणार्थियों का भी अपना एक बहुत बड़ा उस पर उस वजह से भी हुआ है ये। और जिस तरीके से रोहिंग्या शरणार्थी अनेक तरीके के, संजीव जी, मैं आपके शब्द से सहमत नहीं हूँ। आई एम सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू, लेकिन रोहिंग्याओं को शरणार्थी कहकर ही तो हम लोगों ने इसी सोच ने तो इतना ज्यादा बल दे दिया। घुसपैठियों को शरणार्थी कैसे कहा जा सकता है? नहीं, आपने अच्छा इंटरवेंशन किया है। वो मैं एक स्लिप ऑफ टंग आप कह सकते हैं, उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ। लेकिन ये जो रोहिंग्या है, ये इलीगली माइग्रेंट्स है, घुसपैठिए हैं, और उनको शरणार्थी नहीं कहा जा सकता। ये बात मैं आपकी स्पष्ट रूप से मानता हूँ। तो जो मैं अपनी बात कह रहा था, उसका सेंस यही था कि ये जो घुसपैठिए हैं, वो बांग्लादेश में भी और भारत में भी
हर जगह ये बड़ी समस्या पैदा कर रहे हैं। और हम नेपाल की टेरिटरी से जो IC-814 नामक जो प्लेन हाईजैकिंग हुई थी 1999 में, उसकी साजिश को हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि नेपाल की टेरिटरी का इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से आतंकियों ने जो है भारत के विरुद्ध एक इतनी बड़ी साजिश रच डाली थी, और उसकी वजह से हमें कई ऐसे दुर्दांत आतंकियों को अपने लोगों की रक्षा के लिए उन्हें अपनी जेलों से उन्हें छोड़ना पड़ा था। तो ये जो अनेकों ऐसी पिछली जो घटनाएं हैं जो नेपाल की टेरिटरी से जो साजिशें रची गई, उसको हमेशा हमें अपने दिमाग में रखना होगा। और इस तरीके की जो रोहिंग्या के जो घुसपैठिए हैं, उनके द्वारा किसी भी तरीके की साजिश रची जा सकती है। उनके माध्यम से चाहे वो कट्टरपंथी हो, आतंकी हो, पाकिस्तान और इसीलिए भारत को अपनी डिप्लोमेसी में थोड़ा सा बदलाव लाकर नेपाल के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करती हूँ महेश जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो घुसपैठ हुई, ये कोई एक दिन की घुसपैठ तो है नहीं, ये घुसपैठ लगातार चली आ रही थी, सुनियोजित तरीके से चली आई है। तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्या सिर्फ वहां का प्रशासनिक तंत्र, वहां की अपनी राजनीतिक जो इच्छाएं थी, और या फिर चीन का भी हस्तक्षेप इसमें? किसे आप सबसे ज्यादा इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं महेश जी? नेपाल का प्रजातंत्र, इनको नागरिकता देना, वोटर बनाना, और नेपाल के सीधे साधे लोग। देखिए, नेपाल के इतिहास को यदि आप देखेंगे तो विगत 1000 वर्ष में भी नेपाल में किसी दूसरी शक्तियों का शासन नहीं रहा है डायरेक्ट। वो न कभी गुलाम रहा है, और वहां की जनता को वहां के डेमोग्राफी चेंज होने का भान नहीं है कि ये कितने शातिर हैं और इनका मकसद क्या है। नेपाल के दुर्गम क्षेत्रों में जाके इस्लामिक संगठन के लोगों ने ये लव जिहाद शुरू करवाया और उनको वहां पे पारितोषिक दिया। एक बार में वो पहले 15,000 20,000 महीना देते थे, अब तो 3.5 लाख से 4 लाख रुपया एक हिंदू लड़की से शादी करने पे उनको पैसा दे दिया जाता है। और वहां की जनता बहुत सीधी सादी है, इस चीज को नहीं समझती है। जबकि नेपाल की जनता में हिंदुत्व जो है रग रग में भरा पड़ा है। अगर नेपाल की जनता, हम लोग जिस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं, जिस हिसाब से वो हमारे कार्यक्रम वहां के लोग देख रहे हैं, अब वो धीरे धीरे एजुकेट हो रहे हैं, उनको समझ में आ रही है। क्योंकि वहां की शिक्षा में कहीं भी इतिहास में मुगलों का आतंक नहीं पढ़ाया जाता। और एक जमाना था जब नेपाल के सारे लोगों की शिक्षा भारत में होती थी, तो वो पीढ़ी समाप्ति की तरफ है। विगत 40 वर्षों से नेपाल की, जैसे पहले यूनिवर्सिटी होती थी काठमांडू में, तो उसका हेडक्वार्टर पटना होता, पटना यूनिवर्सिटी के अंदर में वहां की यूनिवर्सिटी चलती थी। तो अब वो सारी कहानियां बदल गई। तो अब भारत में पढ़े लिखे लोगों जिन्होंने शुरू से ही भारत में पढ़ाई की थी, अब वो पीढ़ी समाप्ति की तरफ है। अब नई पीढ़ी जो वहां के एजुकेशन से आई है, उनको तो ज्ञान ही नहीं है कि यानी इस्लामिक आतंक क्या होता है और किस हिसाब से डेमोग्राफी चेंज करके उनको तो सेक्युलरिज्म पढ़ाया गया ना, उनको तो सेक्युलरिज्म पढ़ाया गया, वो जो सबसे बड़ा रोग है पढ़ाया गया। तो अब क्या है कि अब आपके चैनल से मैं 2 डिमांड करता हूं। एक तो नेपाल के जेनजी आंदोलनकर्ताओं से कहता हूं, क्योंकि वही एक ताकतवर यानी एक ग्रुप दिखाई देता है जो कि आज नेपाल के सिस्टम को वो बदलने में अपनी अहम भूमिका निभा सकता है। वो जेनजी, लेकिन वो भी गाइडेड है कहीं ना कहीं से, विश्व की शक्ति से वो भी गाइडेड है, चाहे वो अमेरिका से, मुख्यतः ये अमेरिकन यानी बैकअप है इनके पास। ठीक है। तो मेरा ये कहना है जेनजी लोगों को कि आप कम से कम सरकार से अब कहिए कि हिंदू राष्ट्र के लिए जनमत संग्रह कराया जाए। हिंदू राष्ट्र के लिए जनमत संग्रह, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। और जिससे कि एक जनमत संग्रह हो, उसके साथ साथ मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि वहां के एयरपोर्ट पर वीजा ऑन अराइवल उपलब्ध होती है। ये बात आपने पिछले डिबेट में भी कही थी कि वीजा ऑन अराइवल होना चाहिए, बिल्कुल आपने कहा था, और शायद तब सही मायने में ये पहचान हो सकेगी। लेकिन देवेश जी, सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस सेक्युलरिज्म की बात आई, क्या आपको लगता है कि ये जो सेक्युलरिज्म का कीड़ा था, जो 2008 में कहना चाहिए संविधान में थोप दिया गया, यही सेक्युलर संविधान ही घुसपैठियों के लिए सबसे बड़ा ओपन इन्विटेशन बन गया नेपाल में? एक राजमार्ग की तरह काम कर रहा है। अब क्या है कि जब तक ये हिंदू राष्ट्र था तो एक अप्रत्यक्ष रूप से एक पर्दा जैसा बना हुआ था कि कोई भी गैर हिंदू अगर नेपाल में आएगा तो उसको निश्चित मर्यादा में रहना होगा। अब अभी की स्थिति ये है
कि मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री जी ने अभी एक लैंगिक हिंसा से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए उन्होंने इस्लाम के ऊपर कुछ टिप्पणी की कि वहां महिलाओं के साथ थोड़ी ज्यादती होती है। तो उसका इतना भयावह ढंग से मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया और जगह जगह उसका विरोध करके माफी मांगने की बात की। और सबसे बड़ी बात यह कि धमकी देते हुए कहा कि 40 लाख मुसलमान हैं नेपाल में, अगर ये उतर गए तो क्या होगा। जबकि हमारा राष्ट्रीय जनगणना का तथ्यांक जो है वो 15 लाख के लगभग मुस्लिम होने की बात करता है। तो बाकी 25 लाख कहाँ हैं, कौन है? क्या ये यही रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं 25 लाख जिनको छुपा के रखा गया है? तो ये क्या किया गया है आपको? पहले अभी धर्मनिरपेक्षता की बात है। और एक विषय आपको और मैं ध्यान में लाना चाहूंगा, हमारे संविधान में धारा 26 है, उसके ऊपर किसी का ध्यान अभी नहीं गया है। उसमें धार्मिक स्वतंत्रता का हक कह करके एक धारा रख दिया गया है। अगर कल को कोई इसी तरह का परिवर्तन होता है तो धारा 4 जो धर्मनिरपेक्षता है उसको हटा भी दिया जाएगा। लेकिन धारा 26 के ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं है। वो धारा यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपना धर्म रखने के लिए स्वतंत्र है। ये धर्मांतरण का सबसे बड़ा टूल होगा आने वाले दिनों में। तो अगर ये धर्मांतरण का सबसे बड़ा टूल है, सारा जो आर्टिकल 25 है वो नेपाल के आर्टिकल 26 को, यानी यहाँ के लिए अगर देखें तो वो आर्टिकल 25 है जो बहुत मुश्किलों भरा है, नुकसान पहुंचाने वाला। और यही ठीक ऐसा ही आर्टिकल 26 जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि नेपाल के लिए सबसे ज्यादा घातक है। हाँ बोलिए। इसका मैं जिक्र कर रहा था। धारा 26 में यह स्पष्ट रूप से व्यवस्था दी गई है कि कोई भी व्यक्ति अपने मनचाहे धर्म में रह सकता है। अब अभी क्या है कि धारा 4 जिस पर हम नॉर्मली बहस करते हैं, धर्मनिरपेक्षता संबंधी धारा, उसमें उसको व्याख्या करते हुए कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब सनातन से जो परंपरा है उसका संरक्षण किया जाएगा। तो सनातन से तो सिर्फ हिंदू धर्म आ रहा है, तो इसको ये लोग हटाना चाहते हैं। ये हम इधर देख रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष हटा के हमारा फेवर में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये धर्मनिरपेक्ष शब्द वो धारा 4 हटा के वो जो व्याख्या है सनातन देखी चली आए को, मतलब सनातन से चलता जो आ रहा है परंपरा उसका संरक्षण, उसको हटा के धारा 26 को कंटिन्यू करेंगे। यानी धारा 26 के मुताबिक कोई भी व्यक्ति अपना धर्म चुनने के लिए स्वतंत्र होगा। तो हम बहुत वेल प्लान्ड तरीके से, बहुत वेल प्लान्ड तरीके से नेपाल को और उसकी पहचान को बदलने की एक जो कोशिश हुई, और उन कोशिशों का ही ये नतीजा है कि आज किस तरह से नेपाल की डेमोग्राफी बदली है। सुबोध हमारे साथ बने हुए हैं। सुबोध, जल्दी से आपके पास आते हुए, अभी जो वीडियो हम आपके माध्यम से देख रहे हैं, जरा वो वीडियो अगर चला दें पैनल में, रिक्वेस्ट करूंगी। उस वीडियो में हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि वहां पर जो खास जिले हैं जिनका जिक्र लगातार इस डिबेट के दौरान भी हो रहा है, उन जगहों पर ऐसे रोहिंग्या मुसलमान, ऐसे घुसपैठिए घुसकर न केवल लोगों की हक पर हकमारी कर रहे हैं बल्कि उनके रोजगार पर भी। देखिए यहां पर भी ये कहने की कोशिश की गई कि भाई हम तो काम करने के लिए हैं यहां पर, और हम पुराने लोग हैं। अगर आप पुराने हैं तो फिर आपके पास कोई दस्तावेज होना चाहिए। दस्तावेज जब मांगा जाता है वहां की जनता के द्वारा, तो किस तरीके से वो इधर उधर की बातें करता हुआ नजर आता है वो व्यक्ति। यानी साफ तौर पर सवाल ये भी है कि जो भी दस्तावेज दिखाने की बात होती है वो दस्तावेज किसने बनवाए, सवाल तो ये भी है। सुबोध, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरह से वहां युवा वर्ग अब जो जाग चुके हैं और जागने के क्रम में जिस तरह से वो घुसपैठिए से अपना कागजात मांग रहे हैं, तो उसमें उन्होंने सीधा साफ तौर पे कह रहा है कि हम लोग भारत से आ रहे हैं, हम लोग यहाँ कमाने खाने आ रहे हैं, हम लोग मांग के खाते हैं। इस तरह की देखते हुए पूरे जिले में जो प्रदेश के जो जिले हैं 5-6 जिले जैसे महोत्तरी हुए, सुनसरी हुए, परसा, बारा, इस सब में डेमोग्राफिक जो मुस्लिमों की संख्या जो है सबसे अभी ज्यादा बढ़ते जा रही है। ये तो सरकारी आंकड़े हैं। अगर देखा जाए तो जो 25 लाख रुपए 25 लाख ज्यादा की जो आंकड़े वो आजमा खातून के द्वारा बताई गई, उससे भी ज्यादा अगर नेपाल की आंकड़ा निकाला जाए तो उससे भी ज्यादा है। अब रही बात की ये जो प्रदेश की जो 5-6 जिले हैं, इसमें आए दिन कहीं ना कहीं अप्रिय घटना होते रहती है। अभी 2 दिन पहले हिंदू परिवार में जो उस लड़की जो शादी हो रही थी, उस लड़की को जो अभद्र व्यवहार किया गया, उसको मारा पीटा गया, उसको परिवार को लहू लुहान
कर दिया गया, जो कि आज भी उस गौर अस्पताल में वो भर्ती है और वो इलाजरत है। अब रही बात की ये घुसपैठियों की, तो हम हमारे चैनल के द्वारा आए दिन इस तरह घुसपैठियों को खबर लगातार चलाते दिख वहां के नेपाली जनता में अब जागरूक हो रहे हैं। अब वहां के सरकार के प्रति अगर ये दिखावे नहीं दिख रही है तो अब वहां की जनता जो जेएनजी युवा वर्ग है अब वो घुसपैठियों को निकालने के लिए सरकार को ये नहीं दिख रहा है तो वहां देखिए जनता जागरूक हो गई है। और किसी भी तंत्र को दुरुस्त तभी किया जा सकता है जब वहां का लोक जागरण हो, और यहाँ पर लोक जागरण ही हो रहा है लोकतंत्र के लिए। लेकिन यहाँ पर पुष्कर जी आपके पास बड़ा महत्वपूर्ण सवाल लेकर आ रही हूँ, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि ऐसी जो बॉर्डर एरियाज होते हैं या जो भारत से जो सटे हुए हमारे पड़ोसी देश हैं, उनको कुछ विदेशी ताकतें चुनती हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जानती हैं कि वहां पर अगर वो अपना वो सेंटर पॉइंट बना लेंगी तो वहां से भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने में उनके लिए आसानी होगा। क्या आपको लगता है कि बहुत सारे ऐसे इलीगल, मैं इलीगल इसलिए कहूंगी क्योंकि बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं जिनको विदेशी फंडिंग होती है सिर्फ इसलिए कि वो पड़ोसी देशों में ऐसे ऐसे इकोसिस्टम तैयार करें जो भारत के लिए मुसीबत पैदा कर सके, भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने में एक आधार बना सके? तो क्या आप उनके ऊपर भी एक मल्टी प्रोंग एक्शन लेने की जरूरत है? एक सर्जिकल स्ट्राइक ऐसे एनजीओज पर भी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए नेपाल तो जैसा कि आपने बताया बिल्कुल, और हमारे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी लिखा हुआ है कि ऐसी टेरिटरीज को कैसे यूज करना चाहिए। तो अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान की मदद से वो इसको यूज कर ही रहे हैं शुरू से एंटी इंडिया ऑपरेशंस के लिए, चाहे वो इलीगल करेंसी लाना हो, चाहे वो हथियार लाना हो, चाहे ड्रग्स लाना हो, चाहे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो। छोटा सा एग्जांपल है, हर कोई जानता है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस जिसको एनकाउंटर करने के लिए ढूंढती है वो नेपाल में जाके छुप जाता है। और मैं आपको एक और महत्वपूर्ण तथ्य बता दूं कि बंगाल से लगे हुए, बंगाल और सिक्किम से लगे हुए बॉर्डर, स्पेशली बंगाल से लगे हुए नेपाल बॉर्डर में तो झापा या धूलाबाड़ी ऐसे बॉर्डर में तो बहुत खुली छूट है। आप उस रूट से तो आप आराम से आ सकते हैं, क्योंकि बंगाल की सरकार की जो स्थिति है वो हर कोई जान रहा है भारत में कि उनकी कहां पर उनकी सिंपैथी और किसके साथ, नक्सलियों के साथ उनका कितना घालमेल और चाइना के साथ कितनी सिंपैथी है। तो बिल्कुल एनजीओ एक रूट है, ये जितनी मुस्लिम जो मदरसे हैं या मुस्लिम इदारे हैं वो एक रूट है, और बहुत बड़ी संख्या में इलीगल काम करते करते, जैसे कि इलीगल ड्रग्स की सेल हो गई या वेपन्स की सेल हो गई या इलीगल फेक करेंसी की सेल हो गई, वो चाइना के रूट से आकर के, बंगाल के माध्यम से आकर के, आईएसआई के माध्यम से आकर के वो चीज़ें नेपाल से पुश होती हैं इंडिया के अंदर। और ये बहुत एक बड़ा रूट है। देखिए इंडिया में इन्फिल्ट्रेशन के लिए दुबई और नेपाल, अगर किसी को बाई एयर आना होता है तो लोग दुबई से आ जाते हैं, नहीं तो सबसे सस्ता और आसान टिकाऊ तरीका आज इंटेलिजेंस के कम्युनिटी में है। किसी को इंडिया लाना है, अगर मुझे भी किसी को एक्सट्रेडिशन करके इंडिया लाना होगा तो पहले मैं नेपाल भिजवाऊंगा, नेपाल से ले आऊंगा। तो वो चीज तो है, और सरकार को इसके लिए बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये अब एकदम पानी जिसे कहते हैं कि भाप बन के बस उड़ने वाला है, और जिस दिन ये बबल फूटेगा उस दिन हम उसको संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन मुझे इतना भी पता है कि इस दृष्टि इस तरफ सरकार की चली गई है, और वही कारण है कि जो वहाँ के हिंदू हैं, जो जेंजी हैं, उनको इन्फ्लुएंस करते हुए हमारी जो हमारे ग्रुप्स हैं वो अपनी पकड़ बना रहे हैं और हिंदू राष्ट्र के प्रति कमिटमेंट दे रहे हैं। एक छोटी सी चीज मैं बताना चाहूंगा, जो बात हुई थी आर्टिकल 26 और 25 की, तो नेपाल का आर्टिकल 26 जो है वो थोड़ा विशेष है, वो अच्छा है किन मायनों में कि वहां पर धर्म परिवर्तन के लिए कठोर सजा है। हमारे इंडिया के आर्टिकल 25 की तरह ऐसा नहीं है कि धर्म परिवर्तन अगर किसी की मर्जी में है तो हो जाए, वहां धर्म परिवर्तन एकदम मना है। और इसलिए लेकिन यही कारण है, वहां पर आर्टिकल तो है, कानून है, लेकिन उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन अब हो नहीं रहा है ना। यही वजह है कि धर्मांतरण सबसे ज्यादा हो रहा है। बॉर्डर एरियाज में नेपाल में चले जाइए तो सबसे ज्यादा धर्मांतरण बॉर्डर एरियाज में हो रहा है। आपने धर्मनिरपेक्षता के क्लॉज की बात की, इसलिए मैं मानता हूं उस क्लॉज को सबसे पहले हटाना बहुत जरूरी है। जैसे ही वहां से धर्मनिरपेक्षता का क्लॉज हटके हिंदू राष्ट्र पूरा स्थापित हो जाएगा, उसके बाद इन्हीं कानूनों की जद में देखिएगा बहुत अच्छा काम होगा हिंदू राष्ट्र के लिए। ठीक है संजीव जी, तो फिर ऐसी परिस्थिति में किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए भारत को? संजीव जी देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि, और जैसा मैं पुष्कर जी से बिल्कुल सहमत हूं कि एक बहुत ये डिजाइन तरीके से ये सारा जो कृत्य है, ये सारी जो साजिश है वो रची जा रही है। अधिक से अधिक इस्लामाइजेशन करना, युवाओं को ब्रेन वॉश करना,
नेपाल की टेरिटरी का इस्तेमाल क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए, आतंकी गतिविधियों के लिए करना, इसकी साजिश बहुत बड़े पैमाने पर रची जा रही है। और जैसा कि हमारे महेश अग्रवाल जी ने कहा, बहुत ही इंसाइटफुली उन्होंने बताया कि इनकी जो साजिश है सिर्फ बांग्लादेश की नहीं है, बांग्लादेश, नेपाल और जहां कहीं भी अपना दायरा ये बढ़ा सकते हैं वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और इसको लेकर के हमारी सरकार को, हमारी खुफिया एजेंसीज को, हमारे पूरे एस्टेब्लिशमेंट को, प्रत्येक नागरिक को जो कि उन एरियाज में रहते हैं, सबको सतर्क रहना होगा, सबको सजग रहना होगा। एक बहुत ही डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी चल रही है और जिसमें कि डीप स्टेट एलिमेंट्स भी इन्वॉल्व है। पाकिस्तान का डीप स्टेट इन्वॉल्व है, अनेक जो आतंकी संगठन है जिसको कहते हैं कि लेफ्ट रेडिकल इस्लामिक जो कबाल जो है पूरा जो विश्व में ऑपरेट करता है, वो इस पूरे क्षेत्र में भी ऑपरेट कर रहा है। और इसकी जो साजिश है वो किसी गजवाए हिंद से कम नहीं है। ये इसी तरीके की साजिश है कि बंगाल को भी, वेस्ट बांग्लादेश को भी, नेपाल को भी पूरा एक इस्लामिक जो है अपनी टेरिटरी खलीफेट बनाने का। तो ये जो साजिश है बहुत ही गहरी है, खतरे बड़े हैं और इसको ध्यान में रखते हुए हमें खतरे बड़े हैं, लेकिन इस बढ़ते हुए खतरे को अब वहां की जनता समझ रही है और यही वजह है कि खुद जागरूक हो उठी है। हम चलते चलते महेंद्र जी को 20 सेकेंड और देवेश जी को 20 सेकेंड देना चाहते हैं कि वो अपील क्या करती है देश से और देशवासियों से और खास तौर से उन लोगों से जिन्होंने इस जनता एनआरसी के लिए सबसे पहला कदम नेपाल में उठाया है। इस जागरूकता पर क्या कहेंगे महेश जी? देखिए, नेपाल में मैं फिर अपनी बात को दोहराता हूं, जनमत संग्रह की मांग जेएनजी वाले लोगों को करनी पड़ेगी। जनमत संग्रह के आधार पे वहां के कानून को, वहां के संविधान को बदलने की तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, नेपाल ट्रैप हो गया है साइनो इस्लामिक अमेरिकन, अब अमेरिका घुस गया उसमें। पहले से साइनो इस्लामिक गठबंधन था, अब उसमें अमेरिका ने एंट्री ले ली। अब उसमें तो अभी ये जो भू राजनीति हो रही है, वहां जियो पॉलिटिक्स हो रही है, उसका एक ही मकसद है कि हमारे भारत की बढ़ती हुई लोकप्रियता, आर्थिक हमारा जो एक प्रगति उसको हो रही नुकसान है, पहुंचाया जाए, उसको किसी न किसी प्रकार से उसको डिस्टर्ब किया जाए। ठीक है देवेश जी, इसके पीछे चाल यही है। ठीक है देवेश जी, 20 सेकेंड्स। देखिए, राजनीतिक दल के नेता, उनके लिए वोट बैंक ही महत्वपूर्ण होता है। तो वहां से बहुत अधिक उम्मीद करना मेरे ख्याल से थोड़ा दूरगामी परिणाम देगा और ज्यादा जरूरी है कि जनता जगे। और जो जनता एनआरसी की जो बात की आपने, तो वो उसको हमारे यहाँ जो भी नाम दें, लेकिन ये जनता को ही करना होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। समाज को ही जगना होगा। सरकार देर में जगे, लेकिन भारत का नागरिक जो जनता एनआरसी के पक्ष में रहा है वो आपके साथ है, सुदर्शन न्यूज आपके साथ है। वहां की जनता जागे, नेपाल का अपना अस्तित्व जो जिस पर खतरा मंडरा रहा है वो नेपाल अपने पुराने अस्तित्व में मिलौटे, इसी उम्मीद के साथ इस डिबेट को यहीं खत्म करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े। बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा था ये, क्योंकि नेपाल में जिस तरीके की परिस्थिति घुसपैठियों ने बना दी है, वो जरूरत है कि ऐसे घुसपैठियों को चुन चुन कर खदेड़ा जाए। और ये तभी संभव हो सकता है जब सरकार प्रशासन अपना काम करे, लेकिन उससे पहले जनता का जागरण, जन जागरण जरूरी है। और यही वजह है कि जनता जागी है और जनता एनआरसी नेपाल में शुरू हुआ है। असर बड़ा हो, इसी उम्मीद के साथ रणजीत में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।